नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मादी क्लास में आपका स्वागत है। और हम भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था की बात कर रहे थे। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कवर किए हुए हैं। हमारे प्लेलिस्ट में वो तीनों चैप्टर पढ़े हैं। यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे पहले उन 3 वीडियो को कवर कीजिए ताकि आपका लिंक बढ़िया हो जाए और आप क्रमबद्धता से समझ पाएं। और आज हम संविधान की विशेषता के अंतिम चरण में हैं। उसकी सभी मूलभूत विशेषताओं को हम यहाँ पे खत्म कर लेंगे और संविधान की विशेषता के तृतीय चरण यानी अंतिम चरण में हम देखते हैं संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता में जो हमने अभी तक पढ़ रखा है एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए, हमने संविधान की विशेषता में पहले पढ़ा है भारत की संसदीय स्थिति यानी संसदीय विशेषता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य विशेषता पढ़ा। इसी में हमने आधारभूत ढांचे की संकल्पना देख ली थी। हालांकि हम यहाँ पे टाइम मिला तो फिर दोहरा देंगे आधारभूत ढांचा। उसके बाद हमने देखा था संवैधानिक सर्वोच्चता की स्थिति। हमने मौलिक अधिकार देखे, हमने मौलिक कर्तव्य देखे, हमने न्यायपालिका देखा, हमने एकात्मक व संघात्मक लक्षण की भी बात की। इतने तत्व हमने देखे अभी तक संविधान की विशेषता में। मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही किफायती तत्व होते हैं जिन्हें हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और हम अब बात करेंगे इसके आगे, और इसके आगे बात करते हैं संविधान की विशेषता के अन्य बिंदुओं की ओर। लेकिन यदि इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हम आपके साथ सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इतना करें ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ा रहे। चलिए बढ़ते हैं संविधान की विशेषता की ओर। संविधान की विशेषता में जो तत्व हमने देखे उसके अलावा और भी तत्व देख लेते हैं। हमें देखना है आज सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, हमें देखना है आधारभूत ढांचा। वैसे हमने कवर कर लिया है, फिर भी एक बेहतरीन समझ के साथ और कर लेंगे आधारभूत ढांचा। इंग्लिश वालों के लिए आप लिख लीजिएगा स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये वोटिंग राइट तो जानते हैं, यूनिवर्सल वोटिंग राइट, बेसिक स्ट्रक्चर। फिर हम कवर करेंगे वित्तीय अनुशासन, और वित्तीय अनुशासन के बाद हम इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता, इसको भी कवर कर लेंगे। और सबसे बेहतरीन टॉपिक जो कि यहाँ सबसे पहले हमको कवर करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं असम्मितीय संघवाद। ये टेक्निकल टर्म है जो बहुत कम सुनने को मिलते हैं और हम इन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरा ब्रॉड लेवल पे ही कवर करके चला जाए। इसे असिमेट्रिकल फेडरेशन बोलते हैं। इसका भी अपना एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इतनी चीजें आज हम देखते हैं, 5 चीजों पे चर्चा करते हैं। ये 5 आधारभूत तत्व हैं जिसके साथ ही संविधान की विशेषता समाप्त हो जाएगी। और आप कॉपी पेन लेके बैठिए, की पॉइंट में नोट करते चले, क्योंकि ये बहुत ही किफायती तत्व हैं। जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तब ये आपके काम आएंगे। आइए शुरू करते हैं हम पहले पॉइंट से, वोटिंग राइट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक का मतलब होता है जो समस्त ब्रह्मांड में मान्य हो। 18 साल से यदि आप ऊपर हो गए हैं तो लगभग भारत ही नहीं पूरे विश्व में आप वोट देने के अधिकारी हो जाते हैं।
यदि किसी भी देश में रह रहे हैं तो इसलिए सार्वभौमिक शब्द जुड़ा है। सार्वभौमिक का मतलब होता है एक वह तत्व जो पूरे विश्व में मान्य हो, पूरे विश्व में एक जैसा हो, उसे सार्वभौमिक कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप समझते हैं कि सूरज का उगना, ये एक सार्वभौमिक सत्य है, मतलब पूरा विश्व मानता है कि हाँ सूर्य उगता है। ऐसा तो नहीं कोई मानता है कि सूर्य उगता ही नहीं है। तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ है यानी सार्वभौमिक है, यानी पूरे विश्व में ये अधिकार कायम है, वोट देने का अधिकार, जो कि आप देखते हैं अभी तो हमारे यहाँ एज चल रही है 18 साल, पूरे विश्व में भी 18 साल ही मान्य है। पहले ये जब भारत का मूल संविधान बना था तब इसमें 21 वर्ष आयु की गई थी कि 21 वर्ष का नागरिक ही वोट दे सकता है। 21 वर्ष का नागरिक वोट दे सकता है। इसके बाद इसमें परिवर्तन कब हुआ कि ये 18 साल पे आ गए। एक संविधान संशोधन होता है, 61वां संविधान संशोधन। इसमें ये 1989 की बात है। इसमें 21 वर्ष की जो आयु है उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अब 18 वर्ष का नागरिक भी वोट दे सकेगा। यह उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता की बात है। वह राजनीति में भी कदम रख सकता है, लेकिन 18 वर्ष की आयु में वह राजनीति में कदम नहीं रख सकता, लेकिन राजनीतिक यानी चुनाव प्रणाली में तो वो भाग ले ही सकता है। तो ये इसकी राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से मतलब ये एक एक पॉइंट को उठाते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। इतनी चीजें आपको जानना जरूरी है। उसके बाद हम जब टॉपिक में घुसेंगे और डिटेल जाएंगे, क्योंकि ये संविधान का प्रारंभिक परिचय है, संविधान की विशेषता है, इसलिए उतनी ही चीजें इसमें कवर करते हैं जितना हम पेपर पे कवर कर पाते हैं। देखिए आधारभूत ढांचा, वैसे तो हमने बता दिया था आधारभूत ढांचा, लेकिन और एक बेहतरीन संकल्पना इस पे निहित कर देते हैं और अच्छा कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं। इसे बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इंग्लिश वाले देख लें, बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या है, आप हमारा प्रियम्बल देखते हैं, हमारे संविधान की उद्देशिका देखते हैं। संविधान की उद्देशिका में क्या देखते हैं आप, उसमें कुछ ऐसा लिखा रहता है, संप्रभुता, एकता, अखंडता, गरिमा, स्वतंत्रता। आप कैसे तत्व देखते हैं, एकता, अखंडता, गरिमा, स्वतंत्रता, ये जो तत्व हैं ये वास्तव में क्या है, यह संविधान को आधार प्रस्तुत करते हैं, यानी संविधान को न्याय प्रदान करते हैं। ये वही तत्व हैं कि जिनके आधार पर हम संविधान में संशोधन करते हैं। कोई भी जब कानून बनता है तो हम देखते हैं कि कहीं वो संविधान की संप्रभुता को तो खंडित नहीं कर रहा, संविधान की एकता को तो बाधित नहीं कर रहा, हमारे देश की अखंडता, हमारे देश की गरिमा और हमारे देश की स्वतंत्रता को तो क्षति नहीं पहुंचा रहा है। इसी के आधार पर हम विधियों को निरस्त करते हैं या फिर नियमों में संशोधन करते हैं। तो देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है। ये है सामान्य परिभाषा। हम बहुत कठिन तरीके से किताब में पढ़ते हैं, लेकिन इतना कठिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट इतना सिंपल होता है, लेकिन हम उसे कठिन किताबों से और कठिन बना लेते हैं। तो जटिल बनाने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट को सरलता से पढ़ें, इजी वे में पढ़ें। और हम यहाँ संविधान में बहुत ब्रॉड लेवल पे पढ़ेंगे ताकि आपको कुछ छूटने ना पाए, और एक एक चीजों को क्लियरिटी से डिफाइन करेंगे। अभी तो हमने चैप्टर शुरू नहीं किया है, शुरू होने से पहले ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। वित्तीय अनुशासन की बात करते हैं कि हमारे संविधान में ये एक नया टर्म है जो आपको साधारणतः देखने को नहीं मिलता है। आप इस तरह की यदि विशेषता किसी किताब में ढूंढने जाएंगे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दिमाग की उपज होती है इस तरह की विशेषताएं। देखिए वित्तीय अनुशासन का मतलब क्या, हम जानते हैं भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत छोटे छोटे कई राज्यों से मिलकर बना है और ये राज्य सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये भारत के अंदर समाहित है। इन सब की अपनी जरूरतें हैं और इन जरूरतों के लिए ये केंद्र पर निर्भर है, यानी भारत पर निर्भर है। लेकिन अराजकता की स्थिति ना आए, इनके विकास में बाधा ना आए, इसके लिए भी तो प्रबंध करना जरूरी है। हमारे संविधान बनाने वाले बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की, वित्तीय अनुशासन की व्यवस्था, क्योंकि राज्य के विकास के लिए सबसे जो पहली विशेषता है वो है वित्तीय विशेषता।
क्योंकि किसी राज्य को यदि विकास करना है तो उसके पास धन होना चाहिए। तो इस तरह की संकल्पना आप देखते हैं, इस तरह की संकल्पना एक अनुच्छेद 280 है, जिसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया है, वित्त आयोग। ये वित्त आयोग करता क्या है? वित्त आयोग ये केंद्र हो गया और ये राज्य हो गया, सेंट्रल और स्टेट। केंद्र और राज्य के मध्य संबंध कायम करता है और राज्य की क्या जरूरतें हैं केंद्र को बताता है और केंद्र राज्य की जरूरतों को पूरा करता है। इसके बीच मेडिएटर का काम करता है, अभिकर्ता का काम करता है वित्त आयोग। ऐसी व्यवस्था भी हमारे संविधान में की गई है, यानी हमारा संविधान बहुत ही खूबसूरत है। तो देखिए, वित्तीय अनुशासन एक बेहतरीन गुण है संविधान का, जो इसमें निहित है, जो हम साधारणतः हम मेंस के आंसर राइटिंग में नहीं डालते हैं, लेकिन डालना चाहिए। ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड दिखते हैं, जैसे वित्तीय अनुशासन, आधारभूत ढांचा, आप असम्मतीय संघवाद डालेंगे तो ये थोड़ा स्पेशल फैक्ट दिखते हैं। और स्पेशल दिखने के कारण होता क्या है कि आपको इसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। आपको अब दुनिया से थोड़ा अलग हट के चलना है, जो ट्रेंड चल रहा है उसको बदलने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं असम्मतीय संघवाद, जो अपने आप में एक नया ही टॉपिक है। इसे हम बहुत कम समझ पाते हैं क्योंकि किताबों में भाषा बहुत जटिल होती है। तो हम देख लेते हैं असम्मतीय संघवाद। इसको इंग्लिश में असिमेट्रिकल फेडरेशन बोलते हैं। तो देखिए ये क्या है टर्म। एक स्थिति की बात करता हूं, आप आसानी समझ जाएंगे। ये मध्य प्रदेश है, मान लेता हूं ये झारखंड है। मध्य प्रदेश में सभी लोगों, सभी जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, सभी संसाधन मौजूद हैं, लोगों को पर्याप्त रोजगार है और स्थितियां अनुकूल हैं। कहने का मतलब ये जीवन जीने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। लेकिन झारखंड में कुछ विशेष जातियां ही आगे हैं, कुछ विशेष जातियां पिछड़ी हैं। वहां धन का अभाव है, रोजगार का अभाव है, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और कुछ क्षेत्र को जिन्हें विशेष छूट देना चाहिए लेकिन वो दबे कुचले हुए हैं। तो इनको ऊपर उठाना है, इनको समानता के स्तर तक यदि लाना है तो कुछ ना कुछ तो इनके लिए विशेष प्रबंध करना पड़ेगा। यानी झारखंड को भी यदि मध्य प्रदेश के स्तर तक लाना है तो कुछ ना कुछ तो विशेष प्रबंध करना पड़ेगा। आप देखते हैं अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370, जो जम्मू कश्मीर को भी विशेष राज्य का दर्जा देता था। तो आप देखते हैं कि 370 में इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती है जो सामान्यतः आप अभी जानते नहीं होंगे ज्यादातर लोग, लेकिन आपको बता दूं, महाराष्ट्र और गोवा इस आर्टिकल के तहत कुछ विशेष सुविधाओं का उपभोग करते हैं। और इस आर्टिकल के तहत और कौन कौन से राज्य हैं जो विशेष सुविधाएं पाते हैं, तो देखिए हम उनको देख लेते हैं। 370 ए, आप नागालैंड देखते हैं, इसको भी विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है इसके अंतर्गत। 370 बी, आप असम देखते हैं। 370 सी, आप देखते हैं मणिपुर देखते हैं। 370 डी एंड ई, इसमें आप देखते हैं आंध्र प्रदेश को भी विशेष रियायत मिली हुई है। और 370 एफ में सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। 370 जी में मिजोरम को मिला हुआ है। 370 एच में अरुणाचल प्रदेश को मिला हुआ है और 370 आई में गोवा को मिला हुआ है और महाराष्ट्र भी इसमें इंक्लूड है। तो ये आर्टिकल है जो राज्यों को विशेष रियायत देता है, विशेष प्रकार की सुविधाएं देता है। जैसा आप जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देखते थे पहले कि 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। तो कुछ उन्हीं के तत्व इन राज्यों को भी मिले हुए हैं लेकिन हमारे जानकारी में नहीं होते। तो देखिए ये असम्मतीय संघवाद क्यों कहते हैं। असम्मति का मतलब क्या, असमान संघवाद। कहने का मतलब ये कि समानता ना हो। एक तरफ तो आप देखिए, यदि ये झारखंड, जैसे हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश, तो एक तरफ तो आप झारखंड को बढ़ा रहे हैं लेकिन मध्य प्रदेश स्थायी है, मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं एक क्षेत्र को तो आप बढ़ा रहे हैं लेकिन एक क्षेत्र पे निष्क्रिय है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये असमानता के स्तर को दिखाता है, ये असम्मतीय स्तर को दिखाता है, इसलिए इसे असम्मतीय संघवाद कहते हैं। संघवाद क्यों? भारत राज्यों का संघ है, कुछ राज्यों को विशेष रियायत मिली है, कुछ को सामान्य रियायत नहीं मिली हुई है। और ऐसा नहीं है ये रियायत इन्हें लंबे समय तक मिली ही रहेगी, आगे चलकर जब ये पर्याप्त स्तर पर पहुंच जाएंगे, हर प्रकार की सुविधाएं हो जाएंगी। तो जैसे जम्मू कश्मीर के कुछ विशेष सेक्टर को इन्होंने समाप्त कर दिया है, तो इनको भी समाप्त कर दिया जाएगा इन अनुच्छेदों के तहत, इन्हें भी निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तब ये आत्मसम्मान के साथ जी पाएंगे और आत्मनिर्भर हो पाएंगे। तब इन्हें इस आर्टिकल का दर्जा, इस अनुच्छेद के अंतर्गत रियायतें नहीं मिलेंगी। तो बात रही ये, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये एक नया टर्म है, इसे आपको जरूर से जरूर जोड़ना है। तो असम्मतीय संघवाद संविधान की बेहतरीन विशेषता। देखिए हमारे संविधान निर्माता कितना बेहतरीन काम कर गए हैं। आप इकहरी नागरिकता की बात करते हैं, इकहरी नागरिकता टर्म आप जानते हैं, सिंगल सिटीजनशिप। देखिए इकहरी नागरिकता का क्या मतलब? इकहरी नागरिकता का मतलब आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और आप भारत के भी नागरिक हैं। तो ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में रहते हैं तो मध्य प्रदेश का वोटर कार्ड मिलेगा। जो वोटर कार्ड मिलता है आपको, तो आपको लगता होगा कि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन ये वोटर कार्ड वास्तव में पूरे देश के हिसाब से बनाया जाता है, ना कि एक स्टेट के हिसाब से। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि जितने भी राज्य हैं और राज्यों के जो लोग हैं वो अपने आप को एक समान अनुभव के साथ महसूस करते हैं। कैसे? भाई केरल का आदमी हो, आंध्र प्रदेश का आदमी हो या मध्य प्रदेश का आदमी हो, उन्हें सबको लगता है हम भारत के नागरिक हैं। तो देखिए हम भारत के नागरिक हैं, एक समानता के स्तर को जोड़ता है। लेकिन हम केरल के आदमी हैं, हम मध्य प्रदेश के आदमी हैं, हम राजस्थान के आदमी हैं या नागरिक हैं, इस तरह की भावनाएं कहीं ना कहीं हमें एकता और अखंडता के सूत्र से अलग करती हैं। इस कारण से इस प्रकार की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है, जो निहायत ही खूबसूरत है। तो ये आप जानते हैं, आप पढ़ेंगे आगे आर्टिकल 5 से 11 में इसके लिए अनुच्छेद में दिया गया है इकहरी नागरिकता के लिए, जिसमें चाहे पाकिस्तान से आने वाले या भारत से जाने वाले नागरिकों को कम नागरिकता के अवसर प्रदान किए जाएंगे, इसकी भी चर्चा की जाती है। कौन नागरिक होगा, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, इसकी भी चर्चा की गई है। इसकी चर्चा जब हम इसमें घुसेंगे तो डिटेल एनालिसिस के साथ करेंगे, क्योंकि अभी ये विशेषता के, संविधान की विशेषता की बात कर रहे हैं, तो इतना जानना हमारे लिए ही अनिवार्य है और इसके आगे हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो संविधान की ये बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं थी, संविधान की खूबसूरत विशेषताओं को हमने यहाँ पे समाप्त कर लिया है, न्यायिक विशेषता भी हमने देख लिया है। और देखिए संविधान की विशेषता को और कैटेगराइज करना हो, आज मैं एक तरीका बताता हूँ कि संविधान की विशेषता में एक आप नया आंसर राइटिंग कैसे जोड़ सकते हैं। देखिए अभी तक आपने ऐसा ट्राई नहीं किया होगा, लेकिन मैंने किया इसलिए बता देता हूं कि देखिए संविधान की विशेषता में आज क्या जोड़ सकते हैं? सामाजिक विशेषता, राजनैतिक विशेषता, आर्थिक विशेषता, धार्मिक विशेषता, सांस्कृतिक विशेषता, सांस्कृतिक विशेषता के साथ साथ न्यायिक विशेषता, न्यायिक विशेषता के साथ साथ आप प्रशासनिक विशेषता, देखिए इतने आप अलग अलग भागों में संविधान की विशेषता को कैटेगराइज कर सकते हैं, बांट सकते हैं, और इसके अंतर्गत आप रख क्या सकते हैं। देखिए जैसे सामाजिक विशेषता में आप रखना हो तो सामाजिक विशेषता में आप सीधा समझिए कि सामाजिक विशेषता में ये कि समाज के लोगों को समान स्तर तक लाना है, तो इसमें मूल अधिकार को आप दे सकते हैं वरीयता, और मूल अधिकार के अलावा आप डीपीएसपी को भी रख सकते हैं जो समाज के कल्याणकारी तत्व को इसमें निहित करता है। पहली बात ये। राजनीतिक विशेषता में आप वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार इसमें डाल सकते हैं। आर्थिक विशेषता में आप एक आर्टिकल होता है 39(4) यानी 39(4) इसमें दिया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे महिला हो या पुरुष। तो इस तरह की चीजें इसमें डाल सकते हैं। और क्या डाल सकते हैं? 280 केंद्र राज्य के मध्य वित्त आयोग आर्थिक लेन देन का
विवरण करता है, आर्थिक लेन देन का बंटवारा करता है। धार्मिक विशेषता में हमारे आर्टिकल 25 से 28 में आप देखते हैं हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। हम अपने अनुरूप धर्म का आचरण कर सकते हैं, कोई भी धर्म मान सकते हैं, किसी भी धर्म में परिवर्तित हो सकते हैं, इस तरह की बातें इसमें लिख सकते हैं। और सांस्कृतिक विशेषता में क्या, भारत बहुसंस्कृति का देश है, यहाँ सबकी अपनी अपनी संस्कृति है, उसकी बहुलता को यहाँ पे डाल सकते हैं। न्यायिक विशेषता में क्या, न्यायिक विशेषता में आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करके मूल अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, संविधान की सुरक्षा की बात कर सकते हैं, संविधान की सुरक्षा की बात कर सकते हैं। और प्रशासनिक विशेषता में क्या, प्रशासनिक विशेषता में आप आयोगों की चर्चा कर सकते हैं, यूपीएससी आयोग और स्टेट आयोग में आप पीएससी आयोग डाल सकते हैं, यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, उनकी विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। इनके अंतर्गत ब्यूरोक्रेसी आती है, इस तरह की व्यवस्थाओं का भी वर्णन कर सकते हैं। तो ये संविधान की विशेषता में एक बेहतरीन इजाद होगा यदि आप इस तरह की टर्म यूज करते हैं, क्योंकि सामान्यतः हम प्रश्न उत्तर में इस तरह की टर्म यूज नहीं करते हैं, लेकिन आप करिएगा, इससे आंसर में वैरायटी आएगी। कुछ नया सीखिए, आप उसी ढर्रे पे मत चलिए जहां पे सब चल रहे हैं, कुछ अलग करने का समय आ गया है। आप थोड़ा पढ़ाई का ट्रेंड चेंज करिए। सामान्य यदि 90 लोग वही उत्तर लिख रहे हैं तो 10 के जो लोग हैं, 10 लोग हैं, उनके उत्तर में वैरायटी लाने के लिए इसी तरह के तत्व काम आते हैं। यही आंसर राइटिंग में नंबर भी दिलाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, आप ट्राई कीजिएगा। यदि आप टेस्ट सीरीज देंगे तो आप ये पुटअप कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आगे हम मिलेंगे। संविधान की विशेषताओं को हमने होल सोल कवर कर लिया है। एक विशेषता और रह गई है, आप जान लीजिए। संविधान में आपात उपबंध किए गए हैं। जब भी संविधान की सुरक्षा खतरे में हो जाती है या कोई राज्य खतरे में आ जाता है तो आप पढ़ेंगे कि संविधान में आपात उपबंध किए गए हैं, आर्टिकल 356 का प्रयोग होता है। एक और विशेषता है संविधान का संशोधन, उसको भी जान लीजिए। अनुच्छेद 368 भाग 18 में दिया हुआ है कि जब संविधान के अंतर्गत कोई विधियां बनाई जाती है लेकिन संविधान से ही वो मिलान नहीं खाती, संविधान के नियम कायदे ही उसमें फिट नहीं होते हैं, तो उन विधियों को निरस्त कर दिया जाता है या उनके उतने ही भाग को संशोधित कर दिया जाता है जिसके कारण संविधान की गरिमा को हानि पहुंचती है, मौलिक अधिकार को हानि पहुंचती है या राज्य के कल्याणकारी तत्व को हानि पहुंचती है। उसको भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान के विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया, जिसमें हम होल सोल उठाएंगे एक ब्रॉड लेवल पे। चार्टर 1600 का जो राजलेख होता है, जो महारानी एलिजाबेथ 15 वर्षों के पूर्वी अधिकार के साथ इंग्लैंड में जारी करती हैं, उसके साथ शुरू होती है भारत के संविधान के विकास की ऐतिहासिक यात्रा। और हम पूरा इसको ले जाएंगे 1947 तक। उसको क्रमबद्धता से और ब्रॉड लेवल से, इसके अंतर्गत जो भी तत्व होंगे हम देख लेंगे। इसमें पीटी और मेंस दोनों को कवर कर देंगे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और एक डिटेल एनालिसिस के साथ इस पे काम करेंगे। जो भी सोर्स, जो भी डेटा हम यूज करेंगे, ऑथेंटिक ही करेंगे, ऑथेंटिक बुक से ही करेंगे। इसलिए नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। एक बार पॉलिटी मेरे साथ पढ़िए, आपको पॉलिटी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। हर प्रकार के क्वेश्चन बना लेंगे आप। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, पसंद आ रही है यदि हमारी मेहनत, यदि पसंद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जो जीरो से एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, जीरो से एडवांस जाना चाहते हैं, जिन्होंने कभी आज तक पॉलिटी पढ़ी भी नहीं, मैं उन्हें उसी स्तर से लेके जा रहा हूं ताकि वो शून्य से एडवांस लेवल पे जा सकें। यदि उन लोगों को भी पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब और शेयर तो कम से कम कर ही सकते हैं, इसमें आपका कोई घाटा नहीं मेरे ख्याल से। लेकिन इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए और मेहनत करेंगे। वैसे भी हम अपना 100% दे रहे हैं और देते रहेंगे, लेकिन फिर भी यदि आप हमारा सहयोग करें तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन के साथ भारतीय संविधान की संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए।